यहाँ का सारा प्रॉब्लम 1932 के खतियान पे ही टिका हुआ है। सर, दरअसल में 1932 के खतियान से हमारे युवाओं को लाभ क्या मिलेगा? 1932 के खतियान के आधार पर एक खतियानी पार्टी बन गया झारखंड। जी जी जी। पॉलिटिशियन सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतना चाहते हैं, चाहे चुनाव जीतने के लिए जो भी कर्म कुकर्म करना पड़े, फ्री बीज में देश को बांट देना पड़े। मुझे कहने में ये संकोच नहीं है कि आज फ्री बीज का होड़ लगा हुआ है। कौन कितना दे सकता है फ्री, वो भी चुनाव के समय। जी। अब जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, इनका स्टेटमेंट आया था कि अगर जो खतियानी 1932 का है, अगर उसमें कुछ दिक्कत होता है तो ग्राम सभा का डिसीजन जो है उसको फाइनल माना जाएगा। अब उसका मजा मारते हुए एक व्यक्ति विधायक बन गया। अब एक नया टाइगर डेवलप हो गया। अब बताइए कि ये क्या 21वीं सदी में पॉलिटिशियन को लोग टाइगर के रूप में देखना चाहता है? सर, इसी क्रम में 2022 में झारखंड सरकार खतियान से रिलेटेड एक कानून पास किया था, जिसे कि 2 बार गवर्नर के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। टाटा स्टील वहां 1904 ईस्वी में आया है, 1904 में। भारत देश के आजादी के लगभग 43 इयर्स का है। और जो ये कह रहे हैं कि 60-40 नहीं चलते, तो क्या वो मान के चल रहे हैं कि झारखंड में जनरल है ही नहीं? क्या जो 40% जनरल सीट है, क्या झारखंड में राजपूत नहीं है? क्या झारखंड में ब्राह्मण नहीं है जो यहाँ के मूल निवासी हैं? जी बिल्कुल। क्या झारखंड में लाला नहीं है? क्या झारखंड में साहू जी लोग नहीं है जो यहाँ के मूल निवासी हैं? क्या झारखंड में महतो नहीं है जो यहाँ के मूल निवासी हैं? तो अभी जो वर्तमान विधायक हैं प्रदीप यादव जी, जेल गए थे, उन्होंने गाड़ियों में आग लगवा दिया था। यही अबुआ सरकार हेमंत सोरेन जी 2022 की एक रैली में बोले थे कि यहाँ के 90% लोगों के पास खतियानी है, सिर्फ 10% के पास नहीं है। लेकिन कुछ लोग इसी को एक मुद्दा बना के झूठ का हंगामा कर रहे हैं। आप कहीं सुने हैं कि टैलेंट में गुजराती फंसा हो? नहीं सर। कहीं सुने हैं कि कोई लेबर कर्नाटका का कोई लेबर आके झारखंड में काम कर रहा हो? पंजाब का कोई लेबर आके यहाँ काम कर रहा हो? कोई गुजराती हमारे यहाँ काम कर रहा हो? लेकिन इन सारे स्टेटों में जाएंगे तो झारखंड के लेबर काम करने वाले हैं। जी सर, जो कि झारखंड मिनरल रिच स्टेट है सर। जबकि ये मिनरल रिच स्टेट है। अच्छी सड़कें बना दीजिए, नेतरहाट हेलीकॉप्टर सुविधा दे दीजिए। देखिए पूरे देश के लोग, अगर कुंभ में हेलीकॉप्टर से लोग जा सकता है नहाने, तो नेतरहाट का हेलीकॉप्टर सुविधा क्यों नहीं मिल सकता? एसपी के बंगलों में, ब्लॉक में और थानों में जितना जनरेटर पे तेल पे खर्च हुआ है, उतने में यहाँ पावर प्लांट लग जाते हैं। जो आज आप NH4 लेन जो अभी 4-5 साल पहले बनी, ये 2001 में बनना चाहिए था। साउथ में ये सब 4 लेन बन गया 2000 की ईस्वी में। गुजरात में नरेंद्र भाई मोदी जी ने 4 लेन बनाया स्टेट हाईवे को भी। क्योंकि अभी हमारी एक बहन कल्पना सोरेन का मैंने पूरे चुनाव में जज्बा को देखा। स्टेट डेवलपमेंट के लिए राज्य सरकार को 3 चीजें करनी है। रोडवेज बना दे, रेलवेज डेवलप कर दे, वाटरवेज डेवलप कर दे, वाटर का फैसिलिटीज दे दे, और एयरवेज डेवलप कर दे। अभी नया बड़ा कंसेप्ट इंडिया में चला है, डेस्टिनेशन वेडिंग। लोग शादी के लिए यहाँ से मंडार मनी जा रहे हैं। जी सर। लोग यहाँ से साउथ जा रहे हैं, आपका नेतरहाट क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि हर एग्जामिनेशन के बाद झारखंड में भी एक नई बीमारी आ गई है, क्वेश्चन पेपर। सर इवन के 10th क्लास का क्वेश्चन पेपर अभी जैक में सर, मैथ, साइंस और हिंदी का पेपर अपना एग्जामिनेशन को कैंसिल किया। जी सर। तो ये हम लोगों के लिए बहुत शर्म की बात है। हेलो एवरीवन, जोहार झारखंड। हम लोग यहाँ पे आए हैं। आज हम लोग का जो इग्राम चैनल है, इस पे हम लोग एक नया शुरुआत किए हैं, जिसमें हम लोग झारखंड के जो मुद्दा है, जो मुख्य मुद्दा है, इस पे हम लोग बात करेंगे। और इसी में जो सबसे पहला मुद्दा जो अभी झारखंड में सबसे ज़्यादा चल रहा है कि झारखंड के मूल निवासी कौन है।
कौन यहाँ का मूल निवासी, जैसे कुछ बोलते हैं हम यहाँ के मूल निवासी हैं, उनको कुछ स्पेशल सुविधा मिलना चाहिए। और इस पर कई पॉलिटिकल पार्टीज़ का अलग अलग राय भी है, कई एक्टिविस्ट हैं जो अपने राय रखते हैं। इसी क्रम में हम इस पे बात करने के लिए जो हमारा सबसे पहला पॉडकास्ट है, इसमें हम यहाँ पे अपने चैनल पे बुलाए हैं माननीय रिटायर्ड IPS अधिकारी श्री राजीव रंजन सिंह को। बहुत बहुत नमस्कार सभी को, नमस्कार, जोहार। और संतोष जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक को आपने उठाया है। जी सर, आपको हमारे चैनल पे स्वागत है सर। हम लोग सर का पहले एक परिचय देख लेते हैं। सर यहीं झारखंड के मूल निवासी हैं और सर कोडरमा झुमरी तिलिया से बिलोंग करते हैं। सर सबसे पहले JJ कॉलेज कोडरमा में इनको ने अपना स्टार्ट किया था, जहाँ पे वो केमिस्ट्री के फैकल्टी के रूप में स्टार्ट किए थे। उसके बाद ये मध्य प्रदेश प्रशासनिक सेवा में भी अपना योगदान दिए थे। उसके बाद ये 1934 में BPSC में ये सर्वश्रेष्ठ रैंक प्राप्त किए थे और वहाँ पे DSP के रूप में इनका पदस्थापना हुआ था। ये अलग अलग ज़िलों में DSP रहे। उसके बाद जब 2000 में झारखंड और बिहार का बंटवारा हो गया तो ये झारखंड में पदस्थापित हो गए। झारखंड में आने के बाद 2006 IPS कैडर में इनका प्रमोशन हुआ और ये झारखंड के अलग अलग ज़िले, जैसे कि आपका रांची हो गया, सिमडेगा हो गया, जमशेदपुर हो गया, इन सब जिलों के SP रहने के बाद उसी क्रम में ये DIG कोल्हान तथा DIG जैप पे होते हुए सेवानिवृत्त हुए। सर को इनके उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार, राष्ट्रपति उत्कृष्ट सेवा पुरस्कार, झारखंड उत्कृष्ट सेवा पुरस्कार तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सर को आंतरिक सुरक्षा मेडल भी प्रदान किया गया। इससे ज़्यादा हम क्या बोलें, सर अपने बारे में खुद थोड़ा बताएंगे तो ये हम लोग के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। संतोष जी, पहले तो हम एक करेक्शन करना चाहेंगे कि हम मूलतः पलामू के रहने वाले हैं। जी सर, सॉरी सर, कोई कंफ्यूजन नहीं हो। जी। पलामू में पहले हम लोगों का हरिहरगंज प्रखंड था, अब नया प्रखंड बना है पिपरा प्रखंड के मूल निवासी हैं। और मेरी स्कूली शिक्षा सीता हाई स्कूल हरिहरगंज से हुई, जिसमें मुझे आज भी गर्व है कि हम वहां से निकल करके यहाँ पहुंचे। और आप लोगों के साथ आज इंटरेक्ट करके, क्योंकि इतना ज्वलंत मुद्दा है कि नौकरी में कई बार हम लोगों को महसूस हुआ कि झारखंड में ऐसा युवाओं के बीच में रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि अगर 1932 का खतियान मिल जाएगा तो शायद झारखंड के युवाओं की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। ऐसा युवाओं के दिल में और दिमाग में कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों के द्वारा भरा जा रहा है। तो आज इस पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। सर, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले चाहेंगे कि हमारे बीच में बहुत सारे UPSC और JPSC के स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हुए हैं जो तैयारी कर रहे हैं। तो हम आपसे थोड़ा सा उन लोग को थोड़ा सा बताइए कि ज़्यादा वो लोग कैसे बेटर वे में तैयारी कर सकते हैं ताकि उनको और अच्छे से वो रिजल्ट कर सकें। मैं सभी UPSC, JPSC, BPSC, क्योंकि कोई जब आप तैयारी करते हैं किसी भी कमीशन का, दो तरह का है, कंपटीशन एंड कमीशन। तो जब कमीशन की तैयारी करते हैं मतलब आप जॉब की तैयारी करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं मतलब पढ़ाई की तैयारी करते हैं। जैसे JEE का कोई तैयारी कर रहा है तो ये कंपटीशन हुआ। लेकिन जब भी आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन करते हैं तो इसमें आपको PT से गुजरना पड़ता है। तो मैं सभी एस्पिरेंट से ही कहूँगा कि जिनकी भी ये इच्छा है कि हमें इन सर्विसेज में जाना है तो वो सोचना शुरू करें। सोचना किसको बारे में सोचना शुरू करें? अपने स्टेट के बारे में, अपने देश के बारे में, वर्ल्ड के बारे में, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये को जानना ये बहुत जरूरी है कि ये जितने भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है इसका मेजर फोकस जनरल स्टडीज है। जनरल स्टडीज में जितना अच्छा आप करेंगे, क्योंकि हम लोग के समय में तो 3 सब्जेक्ट मेंस में होते थे, अब सब्जेक्ट सभी जगह घट करके 1 पर आ गया है। तो बेसिकली जनरल स्टडीज है, जनरल स्टडीज पर आप जितना फोकस करेंगे, और जनरल स्टडीज मतलब पूरे जनरल सामान्य ज्ञान, आप वैसा ज्ञान जो कि एकाएक नहीं हो सकता है, रातों रात वो ज्ञान नहीं आ सकता है, वो आपको 8th 9th 10th से ही उसमें क्यूरियोसिटी जगानी पड़ेगी। सर, जब हम आपके बारे में पढ़ रहे थे तो पता चला कि आप सेवानिवृत्त होने के बाद भी लगातार सामाजिक सेवाओं में जुड़े हुए हैं। जैसे कि आप एक पाठशाला का नींव रखे हैं, पाठशाला दर्शन जिसके नाम से पाठशाला दर्शन नाम से, जो कि यहाँ के लोकल युवाओं को मार्गदर्शित कर रहा है।
इसके अलावा आप तिलैया में एक स्कूल का भी स्थापना किए जिसका कॉन्डियन पब्लिक स्कूल है। साथ ही साथ आप यहाँ के युवाओं के लिए एक NGO बिरसा युवा मंच। तो सर इन सब कार्य करने के लिए आपको प्रेरणा, इतना सामाजिक कार्यों के लिए प्रेरणा कहाँ से मिलता है? अगर सच पूछिएगा संतोष जी तो झारखंड में बिहार से आने के बाद, क्योंकि हम लोग बिहार से आने के बाद लगभग यहाँ 2003 में आए थे, तो लगभग 20 साल नौकरी करने का झारखंड में मौका मिला। इस 20 साल में जैसा आपको पता है कि पूर्व के दिनों में झारखंड एक सबसे बड़ा नक्सल प्रभावित राज्य था पूरे भारत देश में। तो पुलिस के कंधे पे बहुत बड़ी दायित्व थी और हम लोग नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कई जगहों पर पदस्थापित रहे। उस समय झारखंड के गांवों को देखने का बड़ा मौका मिला। जी सर। शायद सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में रहते तो उन गांवों में, पहाड़ों में वहाँ के लोगों की स्थिति देखने की वो मौका नहीं मिलती, क्योंकि जब राज्य में नक्सल पीक पे था तो शायद ही कोई BDO CO भी सुदूरवर्ती गांवों में जाते थे। तो मौका मिला और सब देखने के बाद मन में ये हमेशा बात आते रही कि सब कुछ होने के बाद भी झारखंड इतना पिछड़ क्यों गया है। आज पूरे देश में हम लोग एक लेबर प्रोड्यूसिंग स्टेट क्यों बन के रह गए हैं, क्या कारण है झारखंड के पिछड़ने का। तो मैं जब जॉब में के अंतिम दौर में था, क्योंकि DIG होने के बाद थोड़ा रिलैक्स होता है आदमी, तो मैंने इस पर स्टडी शुरू किया, नीति आयोग से लेकर के सारे चीजों का, और मैंने एक किताब लिखा। अब यू कैन से कि दिस इज ए बुक बट आई हैव कंपाइल्ड द होल थिंग्स कि व्हाई झारखंड इज लैगिंग बिहाइंड देन द अदर स्टेट्स। और वो बुकलेट है, मैं चाहेंगे तो आप सबों को सॉफ्ट कॉपी उसका शेयर कर दूंगा दर्शकों को। जी। आपको पता चलेगा कि व्हाट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड द नॉन डेवलपमेंट ऑफ द झारखंड। अब इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन हम लोगों को लगा कि वी आर नॉट एड्रेसिंग द यूथ। हम लोग यूथ को रिटेन नहीं कर पा रहे हैं, यूथ को एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। झारखंड के यूथ, चाहे हम कितना भी बोल लें, लेकिन आज ये सच्चाई है कि झारखंड के लेबर के काम करने के लिए भी यहाँ के यूथ बाहर जा रहे हैं। इवन हम लोग जो सबसे लोवेस्ट पैदान पे लोग हैं, नौकरी की बात तो छोड़ ही दीजिए, सबसे पहला तो है कि पढ़ाई के लिए बाहर जा रहे हैं। 12th के बाद आपके यहाँ एजुकेशन सिस्टम नहीं के बराबर है। हमारे यहाँ एक इतना बढ़िया स्कूल था जो हम लोग के समय में गौरव था झारखंड का, नेतरहाट स्कूल, उसको सरकार आगे नहीं बढ़ा पाई। आज वहाँ यूनिवर्सिटी का हब होना चाहिए था। तो बहुत बड़ा रीजन है एजुकेशन। तो मैं इस पर विस्तृत चर्चा है, क्योंकि ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा अगर हम लोग बहुत इस पर बात करें तो। लेकिन इन सबों से प्रभावित होकर हमें लगा कि हम लोगों को गांव की ओर जाना चाहिए। तो रिटायरमेंट के बाद मैंने पाठशाला दर्शन शुरू किया। पाठशाला दर्शन का बेसिक उद्देश्य था कि ग्रामीण सरकारी स्कूलों का दर्शन किया जाए कि व्हाई दिस सिचुएशन हैज कम, कि अब उस स्कूल में कोई नाम ही नहीं लिखाना चाहता। और वहां से हम लोगों ने शुरुआत किया, फिर बिरसा युवा मंच बनाए, एक स्कूल से जुड़े झुमरी तिलैया में, और लगातार बीच में बीजेपी भी ज्वाइन किए, बाद में पार्टी को भी रिजाइन किए। तो ये सब चीजें लगातार चल रही हैं। जी सर, आप जब बीजेपी का बात किए हैं तो हम भी पढ़ रहे थे, तो आप बीजेपी ज्वाइन किए थे, लेकिन झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले आप बीजेपी से इस्तीफा दे दिए थे। सर इसके पीछे क्या कारण था सर? एक्चुअली पार्टी ज्वाइन करने के पीछे मेरा एक ही मकसद था कि झारखंड विधानसभा में ऐसे लोग जाएं जो झारखंड के बारे में सोच रखते हैं, झारखंड में बदलाव के लिए सोचते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि देयर शुड बी ए डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिशियन एंड लीडर। ये सभी के लिए है कि व्हाट इज द डिफरेंस। आज बड़ा ये क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिशियन एंड लीडर। तो आज के इस दौर में, क्योंकि जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो बैक में जाते हैं तो लीडर्स के बारे में पढ़ते हैं कि सुभाष चंद्र बोस नेताजी ने भारत देश के लिए ये किया, तो लाल बहादुर शास्त्री ने ये किया, गांधी जी ने ये किया, सरदार पटेल ने ये किया, सावरकर ने ये किया। तो आज भी उनको आप इतने इज्जत के साथ याद करते हैं और उनकी पुण्यतिथि, जन्म तिथि पे माला चढ़ाते हैं। व्हाई? यूथ के दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि व्हाई? बिकॉज दे वर द लीडर्स। वो लीडर्स थे। लीडर्स हम लोग उसको कहते हैं जो नेक्स्ट जनरेशन के बारे में सोचे। वो लोग अपने बारे में नहीं सोच रहे थे। देखिए क्या डिफरेंस है पॉलिटिशियन और लीडर में। लीडर हमेशा अगले जनरेशन के बारे में सोचता है। सुभाष चंद्र बोस उस जमाने में आईसीएस कंप्लीट करने के बाद, जबकि आईसीएस कंप्लीट करना उस जमाने में बहुत बड़ी बात है, जी, वो टॉप उस नौकरी को छोड़ करके
और आज़ादी के आंदोलन में कूदे। क्यों? फॉर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द इंडिया। सिमिलरली गांधी जी जो इंग्लैंड में बैरिस्टर थे, आज भी इंग्लैंड में बैरिस्टर होना बहुत बड़ी बात है। इसमें से पता नहीं कोई गांधी जी के घर पर गए हैं कि नहीं, पोरबंदर में मुझे जाने का वहाँ मौका मिला है। आज भी जब उस घर को जाके देखेंगे, नहीं तो गूगल में सर्च कीजिए, शायद ही रांची में किसी का वैसा घर होगा। मतलब उस समय गांधी जी का फैमिली इतना रिच था और उनके फादर दीवान थे अंग्रेज के। वो व्यक्ति इंग्लैंड छोड़ करके जब भारत देश के गरीबी देखा तो उसने कपड़ा छोड़ दिया। उस व्यक्ति का चरित्र को देखिए कि उसने धोती पे चले आए, कोट पैंट टाई को छोड़ दिए। बोले भारत देश में लोगों को पहनने के लिए कपड़े नहीं है तो मैं तब तक नहीं पहनूंगा कपड़ा जब तक कि यहाँ के लोगों को सबको तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं हो जाए। तो ये लोग लीडर्स थे। आज हम लोग क्या हो गए हैं? पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियंस का क्या व्यूज है? बस एक लाइन में डिफाइन करते हैं। पॉलिटिशियन सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतना चाहते हैं, चाहे चुनाव जीतने के लिए जो भी कर्म कुकर्म करना पड़े, फ्री बीज में देश को बांट देना पड़े। मुझे कहने में ये संकोच नहीं है कि आज फ्री बीज का होड़ लगा हुआ है। कौन कितना दे सकता है फ्री, वो भी चुनाव के समय। अभी आप दिल्ली के चुनाव में देखें कि पंडितों को भी लोग नहीं छोड़े कि 18,000 रुपया पंडितों को भी दे देंगे। तो ये हालांकि जनता ने जवाब दिया। तो मेरा इसलिए हम लोगों ने बीजेपी ज्वाइन किया था कि बीजेपी कुछ अलग पार्टी होगी, इसके कुछ अलग नीति सिद्धांत हैं और मोदी जी के कार्यों से प्रभावित थे, ये सोच करके बीजेपी ज्वाइन किए थे। लेकिन कथनी और करनी में जब बहुत अंतर देखे और विधानसभा चुनाव में जिस तरह से टिकट की बंटवारा हुई, परिवारवाद जिसके खिलाफ में मोदी जी हमेशा बोलते रहे, और झारखंड में जिस तरह से परिवारवाद हावी रहा टिकट बंटवारे में, तो मुझे लगा कि हम लोग जैसा व्यक्ति भी अगर प्रतिकार नहीं करेगा तो बीजेपी का एक साधारण कार्यकर्ता तो जीवन में कभी सोच ही नहीं सकता है प्रतिकार करने के लिए। तो हमें लगा कि हमें तो कम से कम एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि हम रिजाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि टिकट नहीं मिला इसके चलते रिजाइन किए, इसलिए रिजाइन किए कि बीजेपी जो उसका मेन एथिक्स था उसको छोड़ करके और परिवारवाद की तरफ चला गया। तो लगा कि पार्टी में बने रहने का कोई औचित्य नहीं। जी सर, जब हम युवाओं का बात कर रहे हैं, धन्यवाद सर, जब हम युवाओं का बात कर रहे हैं तो आज झारखंड के युवाओं में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन जो यहाँ के राजनीतिक पार्टी हैं जो क्रिएट किए हैं कि खतियान यहाँ का मूल निवासी क्या है। तो सर अगर आप थोड़ा सा समझा दें कि यहाँ का खतियान का मतलब क्या है, यहाँ पे क्यों इतना कन्फ्यूजन है खतियान को लेकर? देखिए किसी भी स्टेट की नियोजन नीति को देखेंगे तो खतियान एक मुद्दा रहा है। ऐसा नहीं है कि नियोजन नीति में खतियान नहीं रहा है। खतियान हम लोग कहते हैं जो लास्ट सर्वे हुआ, सर्वे होने के बाद जो वहां के मूल निवासी हैं और जो वहां के लैंड ऑनर हैं तो उनको खतियानधारी कहा जाता है। खतियान का मतलब यही हुआ कि खतियान में जिस लैंडलॉर्ड का नाम है लैंड रिकॉर्ड के सर्वे में। लेकिन प्रॉब्लम झारखंड में आई, अगर आप सच में बैक में जाएं तो बीजेपी के रिजिम में ही ये प्रॉब्लम आई। वर्ष 2001 में या 2 में उस समय हम लोग बिहार में थे, बड़ा यहाँ हम लोग सुनते थे क्योंकि हम नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट में थे, गया में पोस्टेड थे, कि पूरा यहाँ आंदोलन चल रहा है प्रो खतियान अगेंस्ट खतियान। जबकि झारखंड के साथ ही छत्तीसगढ़ भी बना था। जी सर। झारखंड के साथ ही उत्तराखंड बना था। मैं सभी व्यूअर्स को बता दूं कि छत्तीसगढ़ में ट्राइबल पॉपुलेशन झारखंड से ज्यादा है। जी सर, यहाँ 26, हमारे यहाँ 26% है तो छत्तीसगढ़ में 32%। लेकिन इसके बावजूद भी कभी वहां ये मुद्दा नहीं रहा। लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों से हम लोगों ने उस समय 1932 के जो खतियान को यहाँ के युवाओं के दिमाग में, यहाँ के लोगों के दिमाग में, खास करके मूलवासियों के दिमाग में, क्योंकि मैं भी मूलवासी हूँ, तो उस समय सबको ये लग रहा था कि 1932 की खतियान लागू होनी चाहिए। लेकिन इसके क्या फॉलोआउट हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम होगा, ये तो पॉलिटिशियंस का काम है बताना, ये तो सीएम को काम है, जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनका काम है, लीडर्स का मतलब ही। सर हम यहाँ पे एक रोकना पसंद करेंगे सर, यहाँ जैसे आप पॉलिटिशियंस का बाकी में पॉलिटिशियन बताना चाहेंगे, लेकिन अभी अगर हम देखते हैं तो यहाँ के सारे पॉलिटिशियंस इस तरह से खतियान 1932 को पेश कर रहे हैं कि अगर खतियान 1932 आ जाता है
तो झारखंड के लोगों का जैसा लगता है मानो सारा प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा। यहाँ का सारा प्रॉब्लम 1932 के खतियान पे ही टिका हुआ है। तो इस बारे में सर पहले तो हम 1932 के खतियान के बारे में थोड़ा आपको जी कहेंगे जी सर। कि अगर 1932 का खतियान लागू होगा तो क्या क्या फायदा होगा, क्या घाटा होगा। जी सर। तो 1932 का खतियान का अगर आप ठीक से स्टडी करेंगे तो ये अंग्रेजों के समय सर्वे हुआ था। जी सर। और सबसे बड़ी बात है कि भारत देश आजाद हुआ है 1947 में। जी सर। हमारा संविधान लागू हुआ है 1950 में। ठीक है, तो ये दोनों से पहले ये सर्वे है। जिस समय ये सर्वे 1932 का हुआ था, उस समय झारखंड का लिटरेसी रेट अगर आप देखेंगे तो 2.3 के आसपास था। अब आप कैसे मानिएगा कि उस समय जो सर्वे हुआ वो बिल्कुल सही है। जी। कई क्षेत्रों में मैं देख रहा था कि अगर आप संथाल की बात करें तो दुमका के पहले दुमका ही संथाल का मेन डिस्ट्रिक्ट था। 1980s में सारे ये जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बने, गोड्डा बने तो पाकुड़ बना तो साहेबगंज बना, उस समय कई दुमका के गांव छूट गए हैं, है ही नहीं उस सर्वे में। अगर आप झारखंड में कोल्हान को देखें तो कोल्हान में सर्वे हुआ है 1958 से लेकर 1964 में, गजेटियर में पब्लिकेशन 64 में हुआ है। तो अगर आप 1932 को लागू करेंगे तो झारखंड के मूल निवासी ही कहां, बहुत सारे छूट जाएंगे। जी सर। दूसरा प्रॉब्लम 1932 के खतियान में क्या है ये बताना चाहिए पॉलिटिशियंस को, लेकिन आज हम आपके माध्यम से अपने यंग जनरेशन को, बेसिकली यंग जनरेशन को बताना चाहते हैं कि 2011 के सेंसेक्स में, क्योंकि उसके बाद तो सेंसेक्स हुआ नहीं सर, ये पूरे इंडिया में देखा गया कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है झारखंड में, अगर 26% ट्राइबल पॉपुलेशन है तो 65% जो ट्राइबल्स हैं उनके पास खतियान नहीं है। ये ऑलरेडी पब्लिश रिपोर्ट है। जी सर। यूपीएससी में इस पे रिसर्च हुआ और यूपीएससी का पेपर है ये कि ट्राइबल्स का स्पेशली खतियान उनके पास नहीं है। अब इसके रीजंस क्या है, क्योंकि आप जो सोच रहे हैं कि हम ट्राइबल्स को भला करने के लिए लागू कर रहे हैं, अब वो ट्राइबल्स के पास खतियान है कि नहीं है, क्या कभी आपने सर्वे किया है कि यहाँ के जनजातीय समुदाय के पास खतियान है कि नहीं है? क्योंकि इसके बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारा यहाँ पे माइंस मिनरल स्टेट होने के चलते बहुत सारा डिस्प्लेसमेंट हुआ। जैसे पूरे कोलफील्ड कहीं ना कहीं उसको इफेक्ट किया। जैसे मैं गोड्डा में एसपी रहा, पाकुड़ में एसपी रहा, तो पाकुड़ और गोड्डा देखेंगे तो पाकुड़ पूरे अगर पत्थर के लिए जाना जाता है, क्रशर माइंस के लिए, तो गोड्डा में कोल माइंस है। आज पाकुड़ में भी कोल माइंस है, दुमका में भी कोल माइंस है, धनबाद पूरा, बोकारो पूरा, झरिया सब कोल माइंस है। तो बहुत सारा, इसके अलावे आपका बहुत बड़ा माइंस है यहाँ बोकारो स्टील सिटी का, टाटा स्टील सिटी का, जो कि लोहे का माइंस है, आयरन ओर। तो उस आयरन ओर के एरियाज में बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट हुए हैं। दूसरा, जो जंगलों में ट्राइबल्स रहते थे, तो जंगल का जब सरकारीकरण हुआ, पहले फॉरेस्ट किसके थे अधीन? राजाओं के अधीन थे। लेकिन जब भारत देश आजाद हुआ, संविधान बना, तो फॉरेस्ट राजाओं से चला गया, जमींदारों के हाथ से चला गया, नया फॉरेस्ट रूल लागू हुआ। तो जो जमीन थे वो तो फॉरेस्ट में चले गए ना। बहुत सारे हमारे नेशनल पार्क बने, जैसे आप पलामू में बेतला पार्क, तो जो वहां पे जो लोग थे वो तो लैंडलॉर्ड रह नहीं गए, वो सारी जमीनें चली गई बेतला पार्क की। तो पूरे जो पलामू किला थे, पलामू के जो जमींदार थे, वो सब लैंडलेस हो गए। जी सर। सभी ट्राइबल थे, चेरो थे, खरवार थे। तो इसी तरह की कमोबेश समस्या पूरे झारखंड में है, क्योंकि झारखंड एक मिनरल रिच स्टेट है और ये समस्या है। तो 1932 के अगर खतियान हूबहू हम लागू करना चाहें तो हम जितना इससे भला कर पाएंगे उससे ज्यादा घाटा होगा। एक और आपको बताते हैं, बहुत सारे जमींदार थे जिनका जमीन गया है भूदान आंदोलन में। लोगों ने वॉलंटरली दान किया। जब सीलिंग एक्ट लगा कि 20 एकड़ से ज्यादा, अब जब हम भी पलामू में हम लोग भी थे तो हम लोग की भी जमींदारी थी, तो जिनके भी जमीन थे वो जमीन चला गया, सरकार ने उसको सीज कर लिया। बहुत सारे जमीनों में उस समय जो लोग बसे हुए थे उन सबों को एक उस पर्ची का नाम है बासगीत पर्चा। जी। सरकार ने लैंडलेस लोगों को बासगीत पर्चा से जमीन दिया।
1990 के दशक में लालू जी के रिजीम में बहुत बांटा गया बातचीत पर्चा। उनको जमीन नहीं था तो वो घर कहाँ बनाते, इसके लिए दिया गया। तो आप उनके बारे में क्या सोचेंगे, जो लैंडलेस हैं लेकिन हैं झारखंड के निवासी, लेकिन उसके पास लैंड नहीं है। दूसरा आपको बता रहे हैं कि वैसे ट्राइबल जिनके पास लैंड नहीं है, सरकार ने 2006 में एक अधिनियम लाया, झारखंड वन अधिनियम। अर्जुन मुंडा जी उस समय चीफ मिनिस्टर थे, और लाखों परिवार को वन पट्टा का जमीन दिया गया। तो उनको तो 2006 से अभी दिया जा रहा है, तो आप उनको 1932 के खतियान से कैसे आप भरपाई करेंगे? अगर 1932 से खतियान लाएंगे तो ये सारे लोग वंचित होंगे, फिर कहीं ना कहीं करप्शन शुरू होगा, पैसा लेकर के लोग उनका नाम जोड़ना शुरू करेंगे, अननेसेसरी यहाँ के जो मूल निवासी हैं वो परेशान होंगे। जी सर, अभी आप फॉरेस्ट राइट एक्ट बोले हैं, उसमें फिर एक और हम जोड़ना चाहते हैं पेसा एक्ट, जो कि अभी तक झारखंड सरकार पेसा रूल्स लाया नहीं है। बार बार इसे केंद्र सरकार से ये बोला जा रहा है कि आप पेसा एक्ट लाइए, पेसा एक्ट लाइए। सर, तो क्या पेसा को हम कहीं ना कहीं खतियान से जोड़कर देख सकते हैं कि उसको लाने से कुछ फायदा इन लोग को हो सकता है? पेशा, अब चूंकि दोनों दो डायरेक्शन है, आप दोनों को अगर क्लब करेंगे, पेशा एक अलग क्षेत्र है डिबेट का। पेशा जो लाया गया, ये कब लाया गया बताएं आपको, इसको थोड़ा आप स्टडी करेंगे। जब भारत देश में 92 में जी स्वराज गांधी जी का जो सपना था, वो कंसेप्ट आया 3 टायर सिस्टम जी लाया। 3 टायर सिस्टम का मतलब विलेज लेवल का जो गवर्नमेंट है वो मुखिया को दिया जाए। जब ये एक्ट पास हुआ तो जो हमारे ट्राइबल समुदाय, खास करके नॉर्थ ईस्ट के लोग इसके विरुद्ध में थोड़ा आवाज उठाए कि हमारा जो मुंडारी सिस्टम है, हमारा जो ट्राइबल का ग्राम प्रधान है, तो ट्राइबल का जो अपना कल्चर है, सोसाइटी है, वो खत्म हो जाएगा। केवल मुखिया आ जाएंगे तो वो खत्म हो जाएगा, तो हमें कुछ प्रोटेक्शन दिया जाए ना जी। ये आवाज उठी, चारों तरफ से आवाज उठी। तो इस पर 1996 में पेशा में इस पर सरकार ने एक कानून लाई, पेशा एक्ट, और मूलतः 10 स्टेट जो इंडिया के थे वहां पे उसमें एक झारखंड भी है, तेलंगाना भी है, आंध्र प्रदेश भी है, उड़ीसा भी है। उड़ीसा ने अभी तक लागू नहीं किया, उड़ीसा और झारखंड लागू नहीं किया, बाकी सभी जगहों में लागू हो चुका है। तो इनको लाया, शेड्यूल में राष्ट्रपति को पावर है, वो 6 शेड्यूल में अमेंडमेंट करते हुए उन्होंने लाया कि भाई इन स्टेट्स में पेशा लागू करके उनके जो राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट किया जाए। समझ रहे हैं? मतलब जनजातीय समुदाय के जो बेसिक राइट्स हैं जी। लेकिन उसी फ्रेमवर्क में ऐसा नहीं है कि आप जो पंचायती राज सिस्टम है उसी को लागू नहीं करेंगे, उसी फ्रेमवर्क में उसको प्रोटेक्शन दिया जाए, और ऐसा प्रोटेक्शन दिया जाए कि उसमें ग्राम सभा जो है वो पावरफुल हो। क्योंकि ये डिटेल विषय है, इस पर डिटेल सर मेरा लाने का मकसद ये था कि जैसे हेमंत सोरेन जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, इनका स्टेटमेंट आया था कि अगर जो खतियानी 1932 का है, अगर उसमें कुछ दिक्कत होता है तो ग्राम सभा का डिसीजन जो है उसको फाइनल माना जाएगा। जो कि ग्राम सभा जो पेशा, तो अभी तक तो पेशा एक्ट लाए ही नहीं है, तो फिर ग्राम सभा का डिसीजन फाइनल कैसे होगा? ये उसमें स्टेटमेंट दिए कि पेशा के तहत जो ग्राम सभा का डिसीजन होगा वो खतियानी में किसी भी तरह का कोई विवाद होता है तो उनका डिसीजन फाइनल माना जाएगा। एक्चुअली ये ऐसा कानूनन नहीं हो सकता है कि खतियान का डिसाइड करेगा ग्राम सभा, क्योंकि खतियान का डिसाइड मुख्यमंत्री बोले हैं तो किस संदर्भ में बोले हमको नहीं पता है, राजनीतिक मुद्दा हो सकता है। खतियान हमेशा डिसाइड होता है सर्वे से, ग्राम सभा को कहीं ये पावर नहीं है, लैंड रिकॉर्ड्स है जी। तो लैंड रिकॉर्ड्स ग्राम सभा नहीं बना सकता है। अगर यही बनाता तो अब तक सब ग्राम सभा अपना अपना लैंड रिकॉर्ड बना देता, फिर हम लोग 1932 को पकड़ते अंग्रेज का लैंड रिकॉर्ड को। तो लैंड रिकॉर्ड तभी नया बन सकता है जब झारखंड सरकार फिर से सर्वे कराएगी। जब तक सर्वे नहीं कराएगी तब तक नया लैंड रिकॉर्ड नहीं बन सकता। ग्राम सभा है, वहां के कल्चर, वहां के ट्राइबल का जो लाइफ स्टाइल है, वहां की वन का जो प्रोड्यूस माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, उसको जो माइनर प्रोडक्ट्स को जो यूज करना है, जल जंगल जमीन को जो संरक्षित करना है, इसके लिए है ग्राम सभा। ये नहीं है, तब तो ग्राम सभा पाकुड़ में बहुत सारे माइग्रेट होके लोग आए हैं, अब ग्राम सभा कहेगा कि ये सब हमारे यहाँ के रेजिडेंट हो, तो आपको मान लेना होगा। अगर ग्राम सभा को हम किसी का रेजिडेंस होने का प्रमाण देने लगे
जी। किसी को यहाँ का मूल निवासी होने का प्रमाण देने के लिए ऑथराइज कर दें ग्राम सभा को मूल निवासी बनाने के लिए, तब तो ग्राम सभा किसी को भी मूल निवासी बना दे सकता है। जी सर, इसी क्रम में 2022 में झारखंड सरकार खतियान से रिलेटेड एक कानून पास किया था, जिसे कि 2 बार गवर्नर के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। गवर्नर से जब इसके बारे में डिटेल मांगा गया तो गवर्नर बोले कि हम एजी से कंसल्ट किए हैं और एजी बोले हैं कि ये जो कानून जो है वो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 क्लॉज 2 के अगेंस्ट में है। तो सर ये कैसे, इस पर सर कुछ अगर बताना चाहें तो। एक्चुअली आर्टिकल 14 आप जानते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलना चाहिए जी। अभी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जजमेंट दिया है, आपने देखा होगा, मेडिकल के पीजी स्टूडेंट्स के लिए। हैव यू सीन दैट जजमेंट? जी सर, जी सर। तो उसने बिल्कुल आरक्षण को खत्म, डोमिसाइल बेसिस पर आरक्षण को ही खत्म कर दिया। कहा है कि नहीं दिया जा सकता है हम डोमिसाइल बेस्ड आरक्षण। इंडिया के सभी छात्र इंडियन सिटीजन हैं और उनको अधिकार है कहीं भी एडमिशन लेने। जैसे सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है सर, सुप्रीम कोर्ट का ही सत्यजीत कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बोला कि आप 100% रिजर्वेशन नहीं दे सकते हो। कोई भी नहीं। जैसे कि यहाँ पे देने के लिए बोले हैं कि हम सी ग्रेड और डी ग्रेड में 100% रिजर्वेशन कर देंगे। तो इस पे भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया हुआ है। ये सब पॉलिटिकल चीजें हैं जी, क्योंकि पॉलिटिक्स बोले ना कि पॉलिटिक्स एक चुनाव जीतने के लिए एक मुद्दा दिया जा सकता है कि अब ये चुनाव अगर आप देखें तो 1932 के खतियान पे लड़ा गया। जी, 1932 के खतियान के आधार पर एक खतियानी पार्टी बन गया झारखंड। जी। अब उसका मजा मारते हुए एक व्यक्ति विधायक बन गए। जी। अब एक नया टाइगर डेवलप हो गया। अब बताइए कि ये क्या 21वीं सदी में पॉलिटिशियन को लोग टाइगर के रूप में देखना चाहता है कि पॉलिटिशियन को देखना चाहेगा हमारा यूथ के पढ़ा लिखा व्यक्ति है जो झारखंड के बारे में एक विजन रखता है, न कि एक टाइगर है। अब वो कंसेप्ट चला गया कि कोई दूसरा शहाबुद्दीन बन जाए, कोई दूसरा टाइगर बन जाए, कोई दूसरा अतीक अहमद बन जाए, कोई दूसरा मुख्तार अंसारी बन जाए। नाउ द डेज हैज पास्ट दिस। अब 21वीं सदी कलम का समय है, 21वीं सदी इंटरनेट का समय है, 21वीं सदी का यूथ जो है पूरा वर्ल्ड को देख रहा है। तो अब एक ऐसा हमारे समझ से अब अभी हम मान के चल रहे हैं कि अभी भी हमारे यूथ उस लायक नहीं हुए हैं, तभी वैसे व्यक्ति को आप हीरो बना रहे हैं जो व्यक्ति एक पार्टिकुलर कम्युनिटी को गाली दे करके, एक पार्टिकुलर कम्युनिटी को बाहरी कह करके और अपना राजनीति कर रहे हैं। और हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन ये अगर राजनीति का स्तर होगा तो ये झारखंड के लिए दुर्भाग्य का विषय है। सर दरअसल में 1932 के खतियान से हमारे युवाओं को लाभ क्या मिलेगा? जो इतना जो 1932 के पहले तो हम बताएं कि युवाओं को लाभ क्या मिलेगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया। एक्चुअली फिर हमने बताया कि 1932 का जो खतियान है ये डोमिसाइल का एक मुद्दा है। आप छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल नीति को आप देखिए। छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल नीति पूरा निकाल के रखा हुआ है। छत्तीसगढ़ की डोमिसाइल नीति मैं युवाओं को दिखाना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ की डोमिसाइल नीति में, क्योंकि छत्तीसगढ़ मेरे साथ बना था, तो खतियान एक मुद्दा है, लेकिन दूसरा है कि वन विभाग की जमाबंदी, नागरिकों का रजिस्ट्री रजिस्टर 1949 का, जन्म या मृत्यु की पंजी, पिता अथवा पूर्वज के शिक्षित होने की स्थिति में प्रवेश दाखिल खारिज पंजी, पिता पूर्वज अथवा संबंधी को पूर्व में जारी जाति प्रमाण पत्र की प्रति, व्यक्ति का जन्म कहाँ हुआ है, उसके माता पिता का जन्म कहाँ हुआ है, उसके दादा दादी का जन्म कहाँ हुआ है। तो ये सारे मुद्दे को मिला करके डोमिसाइल बन सकता है। क्योंकि खतियान अगर आपके पास है तो आप डोमिसाइल हैं, लेकिन सपोज कीजिए किसी के पास खतियान नहीं है, तो क्या उसका कोई गुनाह है? मान लीजिए कि झारखंड में जन्म लिया है, उसके पिताजी भी जन्म लिया है, यहाँ 100 साल से रह रहा है। जैसे एक छोटा एग्जाम्पल हम बताते हैं। जमशेदपुर में आपको पता है कि टाटा स्टील है। जी सर। जमशेदपुर की नगरी ही टाटा स्टील की नगरी है। जमशेदपुर आदित्यपुर अगर टाउन का पॉपुलेशन हम लोग देखें तो 15 लाख से ऊपर है लगभग। टाटा स्टील वहां 1904 ईस्वी में आया है, 1904 में, भारत देश के आजादी के लगभग 43 ईयर्स बैक, आजादी के संविधान लागू होने का तो लगभग 46 ईयर बैक। अब जमशेदपुर की जितनी जमीनें थी उस समय सभी पट्टे पे दे दिया गया था टाटा स्टील को। तो वहां का जमींदार कौन था? टाटा स्टील। जो भी वो 15 लाख की आबादी जमशेदपुर टाउन में है, वो किसी के पास खतियानी जमीन नहीं है,
लेकिन जमशेदपुर में रह रहे हैं 100 साल से ज्यादा दिनों से, चाहे वो यूपी के लोग हों, बिहार के लोग हों, आंध्र प्रदेश के लोग हों, उड़ीसा के लोग हों, बंगाल के लोग हों, छत्तीसगढ़ के लोग हों, मध्य प्रदेश को, पूरे भारत देश के। इसीलिए उसको कहा जाता है कि वहां मल्टी कल्चर है, वो मिनी इंडिया है। तो क्या आप 15 लाख लोग जो वहां रह रहे हैं उनको आप झारखंडी नहीं मानते हैं? तो वो कहां जाएंगे? क्योंकि आपको पता होना चाहिए खतियान एक साथ 2 स्टेट का नहीं हो सकता है। नहीं सर। और कोई भी डोमिसाइल 2 स्टेट का नहीं हो सकता। एट ए टाइम एक ही स्टेट का होगा। तो वो आज 100 साल 120 साल से रह रहे हैं, तो वो कहां जाएंगे? हमारे स्टेट में ही रह रहे हैं। और उस समय आपका स्टेट ही नहीं बना था, आपका तो स्टेट ही बना है 2000 में। तो हमें ये सोचना होगा कि ये युवाओं को हम ये सपना दिखाना छोड़ दें कि 1932 का खतियान मिल जाएगा तो आपको पूरा जहां मिल जाएगा। क्योंकि मिलेगा क्या? अब जो ये क्वेश्चन है उस पर हम आते हैं। जी सर। आपको सरकारी जॉब में फायदा मिलेगा। अब आइए कि झारखंड में सरकारी जॉब है कितना। पहले तो हम लोग ये देखें कि झारखंड में यूथ कितने हैं। तो आप जो नेशनल डाटा सर्वे कर रहा है कि भारत देश की आबादी का 50% पॉपुलेशन 25 ईयर से कम का है। भारत देश की आबादी अगर 140 करोड़ है तो 70 करोड़ यहाँ यूथ है। 25 साल से कम व्यक्ति को हम लोग बेरोजगार ही मान रहे हैं। तो 70 करोड़ इंडिया में यूथ है। अब झारखंड का आएंगे, झारखंड में लगभग 4 करोड़ की अगर आबादी है तो यूथ कितने हैं झारखंड में? लगभग 2 करोड़। 2 करोड़ जिनकी उम्र 25 वर्ष से नीचे कम है। अब आइए सरकारी जॉब पर कि सरकारी जॉब कितने हैं, ये बहुत जरूरी है यूथ को जानना। जी सर। तो 2023 में सरकारी नौकर यहां पे 1,13,000 थे। टीचर्स की वैकेंसी, टीचर्स की पूरी सैंक्शन पोस्ट, थोड़ा बहुत डाटा आगे पीछे हो सकता है, जी सर। लगभग झारखंड में 64,000 है। समझो? अब आप सोचिए पुलिस का जो निचला तबका है 3/4 का, तो पुलिस का अगर आप 3/4 का देखेंगे तो हमारे यहाँ लगभग 52,000 है सैंक्शन पोस्ट। लगभग, थोड़ा बहुत इधर बढ़ा होगा तो बढ़ा होगा, 52,000। तो अगर 64,000 टीचर्स में, जैसा अभी आंकड़ा दिखा रहा है 20 से 25-26 हजार टीचर्स का पद खाली, पुलिस में भी 10-15 हजार पद खाली है। तो अगर वो 25 और 15 40 जी 40,000 ही ना यूथ को भरेंगे। अब वो 40,000 जो यूथ को आप भरेंगे तो उसका 60% तो रिजर्व है। बिल्कुल। रिजर्व में तो ये निश्चित है कि बिहार का जो रिजर्व व्यक्ति है उसको आप यहाँ का देंगे नहीं रिजर्वेशन। नहीं सर। रिजर्व तो यही का आदमी रहेगा। तो अगर वो 40,000 में अगर 60% रिजर्व है, मैंने 24,000 तो रिजर्व ही हो गया। अब बाकी 16,000 बचा। तो अभी कुछ राजनीतिक पार्टियों का हम स्टेटमेंट सुनते थे और बड़ा मूवमेंट भी यहाँ चला था और काफी यूथ दिग्भ्रमित हुए थे कि 60-40 नहीं चलता। सुने हैं आप लोग? जी सर, ये बहुत फेमस नाम है, वीडियो में सुनते रहते थे जी कि 60-40 नहीं चलता। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 60-40? 60-40 का मीनिंग था कि 60% फॉर रिजर्व और 40% फॉर जनरल। तो 40% जनरल और जो ये कह रहे हैं कि 60-40 नहीं चलता, तो क्या वो मान के चल रहे हैं कि झारखंड में जनरल है ही नहीं? क्या जो 40% जनरल सीट है, क्या झारखंड में राजपूत नहीं है? क्या झारखंड में ब्राह्मण नहीं है जो यहाँ के मूल निवासी हैं? जी बिल्कुल। क्या झारखंड में लाला नहीं है? क्या झारखंड में साहू जी लोग नहीं है जो यहाँ के मूल निवासी हैं? क्या झारखंड में महतो नहीं है जो यहाँ के मूल निवासी हैं? मतलब ओबीसी, जो भी ओबीसी कास्ट है, क्या झारखंड में मूल निवासी ओबीसी है ही नहीं? अगर ऐसा सरकार मानती है या जो भी नेता मानते हैं तो मैं समझता हूं कि उनकी या तो नॉलेज की कमी है या नॉलेज है तो वो जनता को वोट के लिए सही बात बताना नहीं चाहते हैं। तो 60-40 नहीं चलतों का जो आंदोलन दे रहे थे, शायद कोई नेता पूछा होता उनसे कि भैया 40 किसका नहीं चलता क्यों? तब मुझे बड़ी खुशी होती कि कोई तो एक एमएलए आकर के सदन में ये बोलता कि भैया 40% में हम हैं, 40% यहाँ का जनरल है, आप उसको कैसे नकार दीजिएगा? हाँ, ऐसा आप कुछ कानून जरूर लाएं कि वो 40% जो जनरल है यही के जनरल की बहाली हो, ये सरकार सुनिश्चित करे। और इसके लिए जो आपका नीति है, जो बाकी स्टेट जो नीति अभी तेलंगाना हाल में बना है, तेलंगाना ने जो नीति लाई है कि स्टेट बनने के 10 साल पहले से जो रहा
छत्तीसगढ़ ने लाया है कि स्टेट बनने के 15 साल पहले से जो रहे थे आप लाइए कि 14 नवंबर 2000 के 15 साल पहले से जो भी लोग रह रहे हैं या उस दिन जो लोग रह रहे थे 14 नवंबर 2000 को, जिनका यहाँ जन्म हुआ है, जिनके माता पिता यहाँ रह रहे हैं, जो यहाँ नौकरी किए हैं, क्योंकि ये भी प्रावधान है कि जो यहाँ सरकारी नौकरी किए यहाँ के डोमिसाइल हो गए, जिनके नाना नानी यहाँ हैं, जो 10th यहाँ से पास किए हैं, जिनका स्कूलिंग यहाँ से हुआ है, वो झारखंड के निवासी हैं। ये सारी झमेला खत्म हो जाती। ये झमेला 2001 में 2 में खत्म हो जानी चाहिए थी। मैं तो इसके लिए प्योरली बीजेपी को रिस्पॉन्सिबल मानता हूं, क्योंकि बीजेपी की शुरू में जो रिजिम रही है ये उसी समय खत्म होनी चाहिए थी। इनकी स्टेट छत्तीसगढ़ में इसको खत्म किया और आपने कहीं ना कहीं इस मुद्दे को जन्म दे करके रखा और अभी तक ये मुद्दा चला आ रहा है। अब हर जो यूथ, जो आज का 24 साल का यूथ है, अब सोचिए वो झारखंड बनने के बाद ही जन्म लिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज का जो यूथ है 25 साल का, वो कहां जन्म लिया है? झारखंड में। आप उसको भारी कैसे कहेंगे? ट्रंप ने सिटीजनशिप के राइट को जहां हटाया अमेरिका में, आपको पता होना चाहिए कि कोर्ट ने बहाल कर दिया। जी सर। बोला कि जो अमेरिका में जन्म लिया है वो अमेरिका का सिटीजन है। आपका जो झारखंड में जन्म लिया, आप जो कहिएगा कि बाहरी है आप, तो कहने का मतलब है कि ये बाहरी भीतरी के खेल से कोई बहुत स्टेट को फायदा नहीं होने जा रहा है और न इससे यूथ को ही बहुत फायदा होगा, क्योंकि नौकरी ही कहां है आपके पास। जी सर। आपके पास नौकरी के लिए बाहरी आ कितने रहे हैं? सबसे बड़ा बात है कि आपके नौकरी के लिए तो बाहर जा रहे हैं। यहाँ के अधिकांश यूथ नौकरी के लिए बैंगलोर, नोएडा और गुजरात, अब तो आप कहीं भी देखिए, अभी तेलंगाना में एक टनल में जो फंसे हुए हैं, लेबर तेलंगाना 6-7 लेबर यहाँ के फंसे। मैं संतोष जी, आपको आश्चर्य होगा, मैं बताऊं कि मैं 2013 में अंडमान निकोबार घूमने गया था। अंडमान निकोबार, हम सोच नहीं रहे थे कभी कि झारखंड के लोग वहां मिलेंगे लेबर। आई हैव नेवर इमेजिन दिस। लेकिन ऐसे ही हम लोग टहल रहे थे तो एक हमको यहाँ के ट्राइबल जैसा एक आदमी दिखा, तो हम उसको बुलाए, हिंदी बोल रहा था। हम पूछे कि कहाँ से आए हो? बोला गुमला से सर। आई वॉज सरप्राइज्ड कि तुम गुमला से यहाँ आ गए, कब आए हो? तो बोला कि सर 5 साल हो गया, ले तो आया पानी का स्टीमर से, अब जाने के लिए पैसे नहीं हो रहा है। सर उसी तरह गल्फ कंट्रीज में लोग यहाँ के बोला कि हमको वापस अपने घर जाने के लिए पैसा नहीं हो पा रहा है। मैं सच्ची घटना बता रहा हूं। मैं पूछा कि कैसे जाओगे? तो बोला कि अब हवाई जहाज के अलावा तो कोई उपाय ही नहीं है सर। तो मेरे पास 7,000 रुपया है और हवाई जहाज का किराया एजेंट बोलता है 9,000 है। मैंने उसको 2,000 रुपया दिया कि भैया गुमला तुम पहुंच जाओ। उस समय हमको लगा कि बताइए क्या स्थिति हम लोगों की स्टेट की है। तो ऐसा नहीं है कि 1932 के खतियान आने से झारखंड की समस्याएं दूर हो जाएगी, झारखंड की बेरोजगारी दूर हो जाएगी, झारखंड के यूथ को नौकरियां सरकारी मिल जाएगी। ये बिल्कुल नहीं है। यूथ चाहे तो जो भी मैं आंकड़ा बता रहा हूं, आप गूगल पे सर्च कीजिए, झारखंड के वेबसाइट पे जाइए, सर्च कीजिए और इस पे रिसर्च कीजिए। कोई आपको कह दे रहा है उस पर मत दौड़िए। आज का यूथ पढ़ा लिखा यूथ है। आज के यूथ को रिसर्च करना चाहिए। कोई कुछ बोल रहा है तो अगर नेता गलत बोल रहे हैं तो आप उनको बोलिए कि आप हमको दिग्भ्रमित मत कीजिए, आप दिग्भ्रमित कर रहे हैं हमें। हम ऐसा यूथ चाहते हैं, तब झारखंड का विकास होगा। जी सर। सर यूथ और भ्रमित हैं झारखंड के, जैसे पिछले बार जब रघुवर सरकार थे तो वो बोले कि हम 1985 का खतियान लाएंगे, अभी फिर से 1932 का खतियान चल रहा है। कुछ पॉलिटिकल पार्टी कुछ और बोलने लगती है, तो इससे और ज्यादा भ्रम की स्थिति पैदा हो जा रहा है। देखिए 1985 में तो कोई खतियान हुआ ही नहीं, तो इसीलिए हमको लगता है कि आप उसको ठीक से समझे नहीं। रघुवर जी की सरकार ऐसा नहीं बोली थी कि 1985 का खतियान लाएंगे। उसने एक कट ऑफ डेट दिया होगा, क्योंकि 2000 में झारखंड बना है तो 15 साल वो बैक चले हुए होंगे 1985 से जो रह रहा है वो एक, तो 1985 शब्द उसमें जोड़ करके लोगों को कंफ्यूज उसमें सीधे देना चाहिए था ये शब्द कि 14 नवंबर 2000 के 15 साल पहले, 85 कहीं लाना ही नहीं, 15 साल पहले, 20 साल पहले से जो रह रहा है वो सब यहाँ के झारखंड के मूल निवासी है। ये सब लाते तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं होता। अब लोगों को लगता है कि 1985 क्यों, 1932 क्यों नहीं, और पॉलिटिकल पार्टी को एक मुद्दा भी मिलता है। यहाँ के सीधे साधे, चूंकि हमारे झारखंड के लोग, मैं मानता हूँ कि अभी भी बहुत सीधे हैं और उनको जो एक आप सपना दिखा देते हैं तो उनको लगता है कि ये हो जाएगा तो शायद मेरा सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। जी सर। सर अगर सपोज कीजिए गवर्नमेंट अभी प्रयास कर रही है इम्प्लीमेंट करने का,
अगर गवर्नमेंट 1932 का खतियान इम्प्लीमेंट कर देती है तो इससे बहुत ज़्यादा दुविधा स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, तो उसको टैकल कैसे किया जाएगा अगर गवर्नमेंट कर देती है इम्प्लीमेंट? तो एक तो है कि गवर्नमेंट हमारे समझ से इसको लागू नहीं कर पाएगी, क्योंकि 1932 के खतियान से झारखंडियों का ही, आपको पता नहीं उस समय मालूम है कि नहीं, कोल्हान में बड़ा इसका विरोध होने लगा था कि भाई मेरे यहाँ 1932 में तो लागू ही नहीं हुआ है, हमारे यहाँ 1964 में लागू हुआ है। तो अब इसका सॉल्यूशन पर अगर हम लोग जाते हैं कि व्हाट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस, क्योंकि मैं अभी वर्तमान गवर्नमेंट हमारी हेमंत जी की सरकार है, सब लोग मान रहे हैं कि अगुआ की सरकार है। अब आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बाहरी सरकार है, जैसे बहुत सारे रघुवर जी पर आरोप लगते रहता था कि छत्तीसगढ़ी है, बाहरी है। तो अब हम लोग सारे झारखंड के लोग इतना तो समझ रहे हैं कि हेमंत जी यहाँ के मूल निवासी हैं, हेमंत जी का पूरा परिवार झारखंड बनाने के आंदोलन से गुरु जी जुड़े रहे हैं। तो और ये सरकार को इस बार पब्लिक बहुत सेंटिमेंट में आकर के मैंडेट दी है और फुल मेजोरिटी में सरकार है। तो हम समझते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं जरूर ये अनुरोध करना चाहूंगा कि ये मौका है झारखंड में जो गलतियां अभी तक हुई है इसको सुधारने का। आप डरे नहीं, आप वोट की चिंता ना करके हमारे यूथ को सही चीज बताएं और इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन लागू हो। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, तेलंगाना सारी नीतियों को समझते हुए खतियान स्थानीय में एक पॉइंट होना चाहिए कि खतियान, उसमें सीधे ये लिख दिया जाए कि लास्ट सर्वे, कि लास्ट सर्वे जिसका जहां हुआ है वो जिनके पास सर्वे का रैयती जमीन है, खतियानी जमीन है, वो यहाँ के निवासी हैं, मूल निवासी। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं होना चाहिए और हम समझते हैं कि जिनके पास नहीं है उनको भी इसका विरोध नहीं करना चाहिए, इसलिए कि सर्वे का जो खतियान है वो तो मूल निवासी का पहला आइडेंटिटी रहेगा ही, उसको आप छीन नहीं सकते। दूसरा होना चाहिए कि जिनका जन्म यहां हुआ है, जिनके माता पिता के जन्म हुए हैं, जिनके नाना नानी के जन्म हुए हैं, वो यहाँ के, जिनके बर्थ सर्टिफिकेट झारखंड का है, वो निश्चित रूप से झारखंड के होंगे। तीसरा होना चाहिए, मेरा जो मानना है, बाकी जो स्टेट्स लिए हैं, उत्तराखंड का भी आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट यही पॉलिसी है कि डोमिसाइल के लिए यहां स्टडी करना जरूरी है, यहां के लैंग्वेज जानना जरूरी है। तो जो यहां 10th तक की पढ़ाई किया है, 12th के बाद वो कहीं चला गया है, उससे मतलब नहीं है। 10th की पढ़ाई यहां पर बेसिक स्टडी झारखंड में किया है, क्योंकि झारखंड में 12th के बाद अच्छे स्कूल्स नहीं है तो हो सकता है अच्छे कॉलेज नहीं है तो बाहर चला गया है। लेकिन अगर मूल निवासी यहाँ का है और यहाँ 12th पास किया है, 10th पास किया है, तो उसको यहाँ का मूल निवासी मानना चाहिए, जैसे बाकी स्टेट मान रहे हैं। आप उसको बाहरी मत मानिए। और एक और इसका सोल्यूशन का रास्ता निकल सकता है कि आप एक फ्रेश सर्वे करवा दें, क्योंकि आपके सारे सर्वे अब बेमानी हो चुकी हैं। क्योंकि मैं एक आपको वाकया बताता हूं कि मैं जब गोड्डा एसपी था, क्योंकि यहाँ 2 तरह का एक्ट है, दर्शकों को मैं बताना चाहूं, एक सीएनटी है जी और एक एसपीटी। सीएनटी बहुत पहले आया है, सीएनटी पता है कब आया है? सर 1908 में। ये सब जानकारी जी यूथ को होना चाहिए। और संथाल में एसपीटी है, संथाल परगना एक्ट, वो कब आया है? 1949। 1 नवंबर 1949 में एसपीटी लागू हुआ। सीएनटी और एसपीटी में एक बेसिक डिफरेंस है, बहुत दर्शकों को या यूथ को नहीं पता। जी सर। बेसिक डिफरेंस है कि सीएनटी में ट्राइबल लैंड ट्रांसफरेबल नहीं है, नॉन ट्राइबल्स को। एसपीटी एक्ट में क्या है कि ट्राइबल हो या नॉन ट्राइबल हो, कोई भी लैंड से लेबल नहीं है। अच्छा, क्योंकि उस समय में 1932 में जो सर्वे हुआ, उस समय तक ये लोगों के, अंग्रेजों के दिमाग में ही नहीं था कि ट्राइबल कौन है, नॉन ट्राइबल कौन है। आप कल्पना कीजिए, उसने अपनी भावना को देखते हुए अपना लगान लेने के लिए सर्वे कराया। उस सर्वे का उसका मेन था कि सर्वे हो जाएगा तो हमको लगान लेने में आसानी होगी कि भैया इतना कल्टीवेटेड लैंड है, इतना लैंड है, इतना हमको टैक्स लेना है, ये उसका एम था। तो जब संथाल रिवेलियन हुआ उसके बाद उसने एसपीटी बनाया। 1949 में हम लोग का एसपीटी बना आजादी के बाद। तो एसपीटी में यह प्रावधान ला दिया गया कि यहां के लैंड ट्रांसफरेबल नहीं होंगे, तो वहां के जो इनहेरिटेंस हैं उनको वो मिलेगा वंशज के हिसाब से। जैसे हमारा जो लैंड है हमारे बेटा को, पोता को मिल जाएगा। अब सोचिए 1932 में और आज लगभग
9 दशक बीत गया है। जी सर। आज के डेट में क्योंकि वहां जब अडानी का प्लांट लग रहा था तो ये बहुत बड़ी समस्या आई थी कि लैंडलॉर्ड खतियान कोई और है और जमीन पर कोई और है। अगर आप, मैं वहां एसपी था उस समय, आप जाएंगे, कब की बात है, 2017-18 का थोड़ा गूगल पे सर्च करेंगे तो अभी जो वर्तमान विधायक हैं प्रदीप यादव जी जेल गए थे उस समय, इन्होंने गाड़ियों वाड़ियों में आग लगवा दिया था। बेसिकली इसका प्रॉब्लम यह हो रहा था कि जो खतियानधारी हैं उनके जमीन पे दूसरे लोग खेती कर रहे थे, तो खतियानधारी तो आराम से आराम से जमीन अडानी को दे दिए, लेकिन जो सरजमीन पर थे वो रिवोल्ट कर गए कि 50 साल से खेती हम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, देवघर में बहुत बड़ी समस्या है, संथाल में बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि अब 90 साल के बाद कौन जमीन पर है, उसका कौन पुश्त में बेटा बचा है, नाती बचा है, पोता बचा है, कौन बचा है, ये अब किसी को नहीं पता है। तो बहुत जरूरी है झारखंड में एक सर्वे होना जी, और एसपीटी सीएनटी एक्ट सर्वे होने के बाद ही रियल में लागू हो पाएगा, क्योंकि वहां के जो भी ऑफिसर वहां काम किया, हम उनसे पूछ के देखिए कि वहां के रजिस्ट्री ऑफिस से लेकर के चारों तरफ बहुत बड़ी समस्या है संथाल में। तो मैं यही कहूंगा अभी की अबुआ सरकार से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी से, आपके माध्यम से, कि इस समस्या को परमानेंटली रिजॉल्व करें और एक ऐसा एमाइकेबल सॉल्यूशन निकाला जाए कि जिससे किसी को यह फील नहीं हो कि हम बाहरी हैं। आप झारखंड को समावेशी बनाएं। हमारा एक दर्शन है वसुधैव कुटुंबकम, हम तो वसुदेव को भी कुटुंब मानते हैं। हमारा समावेशी झारखंड हो जहां हर व्यक्ति को, चूंकि आप सोच के देखिए कि अगर किसी घर में 10 व्यक्ति रहते हैं और वहां रहने वाले 7 व्यक्ति को हमेशा ये फीलिंग होगा कि मैं बाहरी हूं, तो उस घर का विकास नहीं हो सकता है। तो इस घर का अगर झारखंड का विकास करना है तो पहला तो है कि यह समस्या परमानेंटली सॉल्व किया जाए। दूसरा है कि झारखंड में एजुकेशन का हब बनाया जाए, क्योंकि आज आप बाकी राज्यों से बहुत पीछे चले गए हैं। आज हमारे यूथ को तो हम रोक ही नहीं पा रहे हैं, सारे यूथ हमारे पढ़ने के लिए कर्नाटका, अब आपका बगल में उड़ीसा में जाके देखिए, इधर नवीन पटनायक जी 20 सालों में कितना ट्रांसफॉर्म किए हैं। उड़ीसा एजुकेशनल हब बन गया। अभी इधर अगर हम लोग यूपी को देखें तो यूपी रिसेंटली एजुकेशनल हब बनते जा रहा है। बिहार में नए नए बहुत सारे मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। तो हम लोग यहाँ टेक्निकल यूनिवर्सिटीज स्थापित करें, क्योंकि हमारे यहाँ जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूं दर्शकों के लिए, खास करके यूथ के लिए, कि हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज तो हैं, लेकिन उसके जो प्रोडक्ट हैं वो इतने निम्न स्तर के हैं कि कोई भी उनको लेने के लिए तैयार नहीं है। मैं इसका लाइव एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं कि मैं स्कूल में कंप्यूटर टीचर की तलाश कर रहा था। 2-2, 3-3 बीटेक को मैंने रखा वहां पर, लेकिन वो कोई काम के नहीं निकले। बीटेक की डिग्री ऐसे इसका मतलब कि मिल रही है कि उनको ठीक से कंप्यूटर के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है। तो बहुत जरूरी है कि आप टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनाएं, जैसे बाकी स्टेट्स में है। यहां पर इंजीनियरिंग हब किया जाए, मेडिकल हब किया जाए, तभी आपको आईटी सेक्टर एंड दूसरे सेक्टर यहां आएंगे। आज बैंगलोर सिलिकॉन वैली क्यों बन गया, आज हैदराबाद क्यों बन गया, क्योंकि वहां पर टेक्नोक्रेट्स उपलब्ध है। तो बहुत जरूरी है कि जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए हम लोग एजुकेशन के फील्ड में नेतरहाट को एजुकेशनल हब बनाया जाए। हमारा नेतरहाट के पास पता है आपको कितना जमीन है, मालूम है? नहीं सर। लगभग 600 एकड़, जो हम बोल रहे हैं सब रिकॉर्डेड है, आप इसको चेक कर सकते हैं। 600 एकड़ नेतरहाट स्कूल के पास लैंड है। अधिकांश लैंड में घास उगा हुआ है। सरकार चाहे तो वहां पर इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट सब कुछ खोल सकती है। और नेतरहाट इतना नेचर के बीच में है, खूबसूरत जगह है झारखंड का, वो एक हब हो जाएगा, एजुकेशनल हब, और टूरिज्म के लिए भी एक हब हो जाएगा। जी सर, जैसा आप बोले, हम अबुआ सरकार से निर्देश या अनुरोध करते हैं। यही अबुआ सरकार हेमंत सोरेन जी 2022 की एक रैली में बोले थे कि यहाँ के 90% लोगों के पास खतियानी है, सिर्फ 10% के पास नहीं है। लेकिन कुछ लोग इसी को एक मुद्दा बना के झूठ का हंगामा कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगा वर्तमान मुख्यमंत्री महोदय से कि इसकी जांच ही करवा लें जी, कि यहाँ के पॉपुलेशन में कितने लोगों के पास खतियान है। बोलने से तो नहीं होगा, खतियान की जांच कराएं कि कितने लोगों के पास खतियान है। जब तक आप किसी चीज को जांच नहीं कराएंगे, आपके यहाँ 4 करोड़ पॉपुलेशन है, आप जांच तो कराएं कि इस 4 करोड़ में कितने खतियानधारी हैं।
सरकार चाहेगी तो जांच कराना बहुत आसान है। जी सर, बिल्कुल। आपको उससे क्लियर पता चलेगा कि खतियानधारी हैं कितने यहाँ। क्योंकि मैं तो खतियानधारी हूं, फिर भी मैं कहता हूं कि सरकार जांच तो कराइए। ऐसे बोल देने से कि 90% आदमी के पास खतियान है, मैं नहीं मानता हूं। क्योंकि मैं शहरी क्षेत्र का पॉपुलेशन देख रहा हूं। आपको एक छोटा एग्जाम्पल बताए कि जमशेदपुर में ही 13-14 लाख पॉपुलेशन जो है उसके पास खतियान नहीं है। मैं चूंकि वहां 1.5 साल काम किया, रिटायरमेंट के बाद पॉलिटिक्स के लिए वहीं पे रहा, वहीं से चुनाव लड़ना चाहता था, तो मैं बड़ा नजदीक से वहां के लोगों को देखा हूं। तो इसका एक सरल उपाय जैसे बाकी स्टेट्स में है, ऑनलाइन डोमिसाइल अप्लाई होता है, ऑनलाइन मिलता है, तो सरकार को ये सरल एक व्यवस्था करके ये झमेला को हमेशा के लिए खत्म करनी चाहिए और आगे बढ़ने का सोचना है। हम इसी में उलझे हुए हैं 24 साल से। अब हमें आगे बढ़ करके, अब खतियान से ऊपर उठ करके झारखंड को डेवलप करने के बारे में सोचना है, ताकि हम अपने यूथ को रिटेन कर सकें। हम यहाँ पर डेवलपमेंट लाएं, क्योंकि बाकी स्टेट से हम बहुत पीछे हो गए हैं। अगर आप दूसरे स्टेट्स में जाकर देखेंगे, आप कहीं सुने हैं कि टैलेंट में गुजराती फंसा हो? नहीं सर। कहीं सुने हैं कि कोई लेबर कर्नाटका का कोई लेबर आके झारखंड में काम कर रहा हो? पंजाब का कोई लेबर आके यहाँ काम कर रहा हो? कोई गुजराती हमारे यहाँ काम कर रहा हो? लेकिन इन सारे स्टेटों में जाएंगे तो झारखंड के लेबर काम करने वाले आप। जी सर, जो कि झारखंड मिनरल रिच स्टेट है सर। जबकि ये मिनरल रिच स्टेट है। जी सर। दुर्भाग्य है कि मिनरल रिच स्टेट में आज आपके पास 24 घंटे बिजली नहीं है। बिहार में कोई भी मिनरल नहीं है। बिहार अपने गाँवों को 18 घंटा 20 घंटा बिजली दे रहा है। जी सर। आप रांची में भी बिजली कट रही है, बाहर चले जाएं तो बिजली नहीं है। जबकि बगल में जमशेदपुर में जुस्को कंपनी जो है 24 आवर बिजली टाटा स्टील देती है, कभी लाइन कटता ही नहीं है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि झारखंड में जितने पैसे सरकारी ऑफिसरों के बंगलों में और थानों में और ब्लॉक में जनरेटर के तेल में खर्चा हुआ है इस 24 सालों में, सरकार चाहे तो इसका ऑडिट करा ले और इस पर आंकड़ा निकाल ले। मैं सरकार को खुलेआम कहता हूं कि 24 सालों में पैरामिलिट्री फोर्सेज के लिए जनरेटर पे, डीसी के बंगलों में, एसपी के बंगलों में, ब्लॉक में और थानों में जितना जनरेटर पे तेल पे खर्च हुआ है, उतने में यहाँ पावर प्लांट लग जाते हैं। ये एकदम आप रिकॉर्ड करके इसको जांच करा सकते सर। इसी कारण कई लोग झारखंड को कर्स ऑफ मेटल भी बोलते हैं कि इसको मेटल का ही अभिशाप मिला हुआ है कि इतना मेटल होने के बाद भी ये अभी भी विकसित नहीं हो पाया। अभिशाप नहीं, इसको हम लोग तो इसको वरदान माने। जी सर, लेकिन सरकार के, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि बिहार के दिनों में, अब थोड़ा सा किसी को बुरा नहीं लगे, बिहार के दिनों में झारखंड को फंड प्रोड्यूसिंग स्टेट क्षेत्र के रूप में देखा गया। बिहार में बाढ़ आता था, क्योंकि मैं बिहार में 12 साल काम कर चुका हूं। बिहार में बाढ़ आता था और झारखंड से रेवेन्यू लेके बिहार में कन्वर्ट कर दिया। तो उस समय झारखंड को लोगों ने ये सोचा कि ये तो जीवन में कभी खत्म होने वाला अंडा सोना देने वाली मुर्गी है, ये इसका अंडा कभी खत्म ही नहीं होगा। तो उस कारण से झारखंड अपेक्षित रहा, जो डेवलपमेंट होना चाहिए नहीं हुआ। यहाँ से फंड मिला, बिहार में चला गया। इसको लोग समर कैपिटल बना दिया, गर्मी में आए, रांची में ऐश किए, बिहार चले गए। तो वो हम लोगों को अभिशाप मिला, उसके चलते झारखंड का डेवलपमेंट नहीं हुआ। राज्य बनने के बाद इसका डेवलपमेंट का मौका मिला था, लेकिन हम लोग बाहरी भीतरी में ही फंस गए कि कौन बाहरी है कौन भीतरी है। इससे ऊपर उठ करके अगर 24 साल में हम लोग स्टेट को ट्रांसफॉर्म करने में लगते, स्टेट को बदलने के लिए हम दृढ़ संकल्प होते और सोचते कि झारखंड भारत देश का विकसित स्टेट होगा, 2-3 चीजें जो आज आप फ्लाईओवर बनता हुआ देख रहे हैं, इसको 2000 में बनना चाहिए था। जो आज आप NH 4 लेन जो अभी 4-5 साल पहले बनी, ये 2001 में बनना चाहिए था। साउथ में ये सब 4 लेन बन गया 2000 की ईस्वी में। गुजरात में नरेंद्र भाई मोदी जी ने 4 लेन बनाया, स्टेट हाईवे को भी। मैं गुजरात गया था आज के 15 साल पहले, उस समय 4 लेन था, स्टेट हाईवे। तो आप स्टेट को जब तक विकसित नहीं करने के लिए सोचेंगे, एक और छोटा सा चूंकि आपका टाइम हम देख रहे हैं हो रहा है, हम लोग एग्जाम्पल दें कि पॉलिटिशियंस को विजनरी होना होगा। पॉलिटिशियंस को हमेशा अगले 30 साल के बारे में, 50 साल के बारे में सोचना होगा। आपको स्टेट को मोस्ट डेवलप्ड स्टेट बनाने के लिए सोचना होगा। क्योंकि अभी हमारी एक बहन कल्पना सोरेन का मैंने पूरे चुनाव में जज्बा को देखा है, तो मैं उनको भी आपके माध्यम से उन तक बात पहुंचाना चाहूंगा कि वो एक पढ़ी लिखी महिला लगती हैं, जरूर वो सोचे स्टेट का अगला 40 साल 50 साल आगे के बारे में सोचें कि कैसे स्टेट को हम लोग डेवलप कर सकते हैं। स्टेट डेवलपमेंट के लिए राज्य सरकार को 3 चीजें करनी है: रोडवेज,
रोडवेज बना दे, रेलवेज डेवलप कर दे, वाटरवेज डेवलप कर दे, वाटर का फैसिलिटी दे दे और एयरवेज डेवलप कर दे। आपको ये सोचना होगा कि ये चारों हम ऐसे विजनरी चीज है। अब एयरपोर्ट हमारा यहां नहीं हो करके एयरपोर्ट शहर से 50 किलोमीटर दूर बनना चाहिए ताकि 50 किलोमीटर दूर डेवलप हो। जो बस स्टैंड आप अभी देख रहे हैं, जो नया ISBT बन रहा है, मैं जब ट्रैफिक एसपी था रांची में 2013 में इसके लिए लड़ा था कि आप क्यों टाटा टोली में बस स्टैंड रखे हुए हैं, बस स्टैंड जाना चाहिए ISBT में। तो जो चीजें आज के 20 साल पहले होनी चाहिए थी, मैं इस गवर्नमेंट को थैंक्स दूंगा कि कम से कम अभी शुरुआत किया, फ्लाईओवर बनना शुरू हुआ, ISBT बनना शुरू हुआ। तो बहुत सारे स्कोप्स हैं आप स्टेट को डेवलप करने के लिए। टूरिज्म का हमारे यहाँ बहुत स्कोप है। अगर सचमुच यूथ का पलायन रोकना है तो झारखंड में टूरिज्म डेवलप करना होगा। कर्नाटका में कुर्ग एक जगह है बहुत, जैसे हमारे यहाँ में नेतरहाट है, इससे कम हाइट पर है कुर्ग। जी सर, आप जाके देखिए कुर्ग में कितना टूरिज्म डेवलप हुआ। हम लोग नेतरहाट को ब्यूटीफुल प्लेस बना सकते हैं। भारत देश के चारों तरफ से टूरिस्ट आ सकते हैं। सरकार को कुछ नहीं करना है, बड़े इंडस्ट्रीज को इनवाइट कीजिए, 5 स्टार होटल बनवा दीजिए नेतरहाट में, कुछ नहीं करना है। अच्छी सड़कें बना दीजिए, नेतरहाट हेलीकॉप्टर सुविधा दे दीजिए। देखिए पूरे देश के लोग, अगर कुंभ में हेलीकॉप्टर से लोग जा सकता है नहाने, तो नेतरहाट का हेलीकॉप्टर सुविधा क्यों नहीं मिल सकता है? लोग जाना शुरू करेंगे। पैसे की कमी नहीं है भारत देश में लोगों में, लोग डेस्टिनेशन पे जाना भी चाहते हैं। अभी नया बड़ा कॉन्सेप्ट इंडिया में चला है, डेस्टिनेशन वेडिंग। लोग शादी के लिए यहाँ से मंडारमनी जा रहे हैं। जी सर, लोग यहाँ से साउथ जा रहे हैं। आपका नेतरहाट क्यों नहीं जा रहा है लोग? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर नेतरहाट में 2-3 5 स्टार होटल हो जाए, अच्छे रिसोर्ट हो जाए, तो हम क्यों जाएंगे दूसरे जगह? शादी के लिए, वेन्यू के लिए हम लोग नेतरहाट जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि आप विजन रखें और स्टेट कैसे डेवलप हो, स्टेट में रोजगार कैसे डेवलप हो, ये इस पर हम लोग सोचें। जी सर, यहाँ पे कुछ एस्पिरेंट्स बैठे हुए हैं, उनके मन में भी कुछ सवाल उठ रहा होगा। अगर आपका इजाजत हो तो 1-2 सवाल उनसे ले सकते हैं। बिल्कुल, कोई दिक्कत। अगर आप लोग को कुछ सवाल पूछना चाहते हैं इस पे तो पूछ सकते हैं। किसी के मन में भी किसी तरह की कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं सर। जो भी टॉपिक है इस टॉपिक पे या दूसरा भी कोई, हाँ, अगर आपको सर विषय का कुछ तैयारी के बारे में पूछना है जिससे आप तैयारी कर सकते हैं तो आप पूछ सकते हैं। मेरा नाम आवाज थोड़ा सा तेज बोलिए। हर्षराज भारती मेरा नाम। मैं पूछना चाहता हूँ कि हम सब ये PCS का तैयारी कर रहे हैं, UPSC का तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस बीच में झारखंड भी एक हमारे स्टेट के जैसा आता है कि झारखंड भी हम एक बार तैयारी करते हैं और एग्जाम देते हैं, लेकिन ये टाइम पीरियड इतना लंबा हो जाता है कि स्ट्रेस मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। UPSC और झारखंड PCS के बीच में जो तालमेल है वो पूरी तरह से। बिल्कुल, ये बहुत आप रिलेवेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि मैं लगातार समाचार पत्रों से देख रहा हूं कि अभी हमारा JPSC का चेयरमैन ही नहीं है। हाई कोर्ट भी इसको मॉनिटर कर रही है, JPSC का चेयरमैन होना चाहिए और एक टाइम शेड्यूल होना चाहिए कि इस समय PT होगा। जैसे UPSC का एक टाइम शेड्यूल है कि मई मंथ में PT होता है जी, उसके बाद मेंस होता है, 3 महीने के बाद उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो वो टाइम शेड्यूल करके, ये तो अभी की सरकार की एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है और मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि ये सब चीजें सरकार के ही हाथ में है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। आप एक टाइम शेड्यूल, टाइम फ्रेम कर दें, क्योंकि हर एग्जामिनेशन के बाद झारखंड में भी एक नई बीमारी आ गई है, क्वेश्चन पेपर। सर इवन के 10th क्लास का क्वेश्चन पेपर अभी JAT में भी, मैथ, साइंस और हिंदी का पेपर अपना एग्जामिनेशन को कैंसिल किया जी सर। तो ये हम लोगों के लिए बहुत शर्म की बात है। यूथ का सिस्टम से विश्वास उठ जाएगा और यूथ का एक बार विश्वास उठ जाएगा तो वो सब पढ़ना छोड़ देगा और सब अनफेयर मीन्स में लग जाएगा। क्योंकि अगर ये लगेगा कि पढ़ने से तो कोई पास ही नहीं होगा, अगर ये लग जाएगा तो झारखंड की पूरी शिक्षा व्यवस्था चौपट हो जाएगी और हर यूथ चोरी करने के चक्कर में लगेगा, कोई ना कोई दलाल के पीछे लग जाएगा। तो सरकार की ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि वो सामने आए और यूथ के मन में जो सवाल हैं और ये क्वेश्चन लीक होने की है, इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, एग्जाम्पलरी दिया जाए और एक टाइम शेड्यूल सेट हो। सर एक मेरा सवाल है कि जैसे कि सर ये तैयारी, जैसे आप भी सर बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया भी था, जिसमें मैं प्रश्न काफी, जैसे कि तैयारी सर ये 1 महीना 1 साल का नहीं है सर, सालों साल ये चल रहा है। और जो खास कर JPSC के बच्चे तैयारी करते हैं, अभी हाल ही फिलहाल में एक न्यूज आया था, दुमका की युवती ने
फांसी लगा दी। और इससे पहले भी सर सब कोई आंदोलन करते आ रहे हैं, लगातार आंदोलन जाते जा रहा है। लगभग हो सकता है सर 8 से 10 दिन मतलब लगातार आंदोलन हुआ है। जेपीएससी के एग्जाम को लेकर के सीडीपीओ का रिजल्ट रुका हुआ है, आपका मेंस का रिजल्ट रुका हुआ है, एफएसओ का रिजल्ट रुका हुआ है। तो सर इसमें क्या होता है कि जितना भी तो चल रहा है सर, बच्चों के लिए क्या हिदायत हो कि वो अपना जो तनाव हो या फिर आप बोल सकते हैं बहुत तरीके से प्रेशर आता है, चाहे पेरेंट्स की तरफ से भी हो, चाहे खुद का भी प्रेशर हो, चाहे पीयर प्रेशर हो, जो भी प्रेशर हो, सब वो कैसे हैंडल करें, एक छात्र के हिसाब से भी सर एक क्वेश्चन। नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। क्योंकि एग्जामिनेशन का रिजल्ट, एग्जामिनेशन में सेलेक्ट होना ये आपके हाथ में नहीं है। तो पहला तो दिमाग में ये बनाना चाहिए कि जो मेरे हाथ में नहीं है उसके लिए हम तनाव नहीं लें, क्योंकि जो आपके हाथ में वही आप कर सकते हैं। आपके हाथ में पढ़ना है, इसके अलावा ना तो एग्जामिनेशन शेड्यूल पे हो, ना रिजल्ट हो और ना मेरा सिलेक्शन हो। ये बहुत कुछ भाग्य पर, डेस्टिनी आपका किस दिशा में जाता है इस पर निर्भर करता है। तो हमेशा दिमाग में ये रखिए कि सितारों के सिवा जहां और भी हैं, ये दिमाग में फ्रॉम द वेरी बिगनिंग होनी चाहिए। और डेस्टिनी आपका डिसाइड करता है कि आप किधर जाते हैं। मेरे साथ अभिषेक जी भी बैठे हुए हैं, तो डेस्टिनी ये देखते रहते हैं लोगों का। तो मैं ये कहूंगा कि डेस्टिनी कुछ ना कुछ है, उसका कुछ ना कुछ रोल है लाइफ में, वो डिसाइड करता है कि आप किधर जाते हैं। तो इसीलिए खास करके जहां तक आत्महत्या की बात है, ये तो कभी दूर दूर तक सोचना ही नहीं चाहिए। इतनी खूबसूरत जिंदगी मिली है, एक एग्जाम में नहीं कंपीट करने से दुनिया में बहुत सारे रास्ते हैं। हमें हमेशा ये सोचना होगा, हम लोग कभी भी स्वरोजगार नहीं सोचते हैं, स्टार्टअप कल्चर पे हम लोग कभी नहीं सोचते हैं। हमें कुछ ऐसे यूथ्स के बारे में सोचना होगा जो इंडियन यूथ्स हैं, जो आईआईटी किया, वर्ल्ड में अभी अच्छा काम किया कर रहा है, ये सब स्टार्टअप की तरफ गए हैं। मेरा बेटा, खुद का बेटा अभी कैलिफोर्निया में है। अब वो अभी ज्यादा दिन से जॉब में नहीं है, इंजीनियरिंग करके अभी टेस्ला कंपनी में है, वो स्टार्टअप का बात अब करता है। तो अल्टीमेटली लाइफ में क्या है मंजिल? तो पहला है कि मंजिल वो है जिस काम से आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो पहला तो आप ये सोचें कि हम सेटिस्फाइड किस में हैं। ऐसा नहीं है कि आप बीपीएससी या यूपीएससी या जेपीएससी कंप्लीट कर जाइएगा तो आप बहुत सेटिस्फाइड हो जाइएगा। बहुत ऐसे लोग भी आप देखे होंगे, थोड़ा गूगल में सर्च करके देखिए, जो कंप्लीट करके नौकरी छोड़ दिए हैं। जी सर। अब नाउअडेज ऐसे बहुत सारे लोग आ रहे हैं। अब आज के 40-50 साल पहले वाली ये सर्विसेज नहीं रही। बहुत सारे लोग हैं जो कंप्लीट करके पॉलिटिकल प्रेशर नहीं झेल पाते हैं, सोच के आते हैं कि बहुत फ्रीडम होगा, बहुत काम करना हो, करने के लिए ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटी मिलेगा। यहाँ आते हैं तब बुझाता है कि यहाँ तो कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। फिर यही पोस्टिंग के लिए इन्हीं नेताओं के आगे पीछे करना है। क्योंकि एक साथ मान लीजिए 10-15 आदमी कंप्लीट करके आए, अब जिला किसी एक ही को मिलेगा, हर का सपना है कि हम एसपी या डीसी बने, तो फिर वही रास्ते पर चल दिए। अभी तो आप देख रहे हैं कि उस रास्ते पर चलने के बाद इतना नीचे गिर गए कि थोड़ा और आगे रास्ता जेल और भी जाने का संकट आ गया। तो कहने का मेरा मतलब है कि लाइफ का मंजिल ये होना चाहिए कि आप जिंदगी में करना क्या चाहते हैं और आपकी खुशी किस में है, सेटिस्फैक्शन किस में है। अगर यूपीएससी में आपका सेटिस्फैक्शन है तो बिल्कुल ये काम कीजिए, लेकिन अगर हमारा डेस्टिनी में नहीं है और नहीं कर पाए, मेरा तो मानना है कि 2-3 बार दिए, अगर नहीं हुआ तो पूरा जिंदगी 5-6 बार, जबकि रिजर्व वालों के लिए तो कितना 33 की 35 है, कितना है, 37 साल है सर ओबीसी के लिए, और उसके बाद 42 साल है। 42 साल। अब सोचिए 42 साल तक कोई एग्जाम देते रहेगा, 42 साल में वो कंप्लीट करेगा, तो वो 18 साल नौकरी में वो करेगा क्या? पक्का है कि मोरल और इथिक्स को ताक पे रख देगा, क्योंकि 18 साल में ही उसको वो सारी चीजें चाहिए जो दूसरे को 35 साल में चाहिए। सोच के देखिए, 1:2 रेशियो है, आधा तो उसका पढ़ने में चला। बिल्कुल। तो हमेशा ये सोचना है कि 2 साल, 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट में हुआ तो हुआ, और नहीं हुआ तो छोड़ करके कुछ दूसरा काम किया जाए। और प्रोफेशनल सब्जेक्ट जरूर कुछ ना कुछ सोचा जाए। प्रोफेशनलिज्म को डेवलप करना बहुत जरूरी है। हम लोगों के यहाँ क्वालिफाइड तो बहुत है जी सर, ग्रेजुएट और पीजी बहुत हैं, लेकिन आप उनसे पूछेंगे कि भाई आप क्या कर सकते हैं, या वो अपने आप से पूछ के देखें कि हम क्या कर सकते हैं। मान लीजिए हम यूपीएससी जेपीएससी नहीं कंप्लीट किए तो हम कर क्या सकते हैं, व्हाट आई कैन डू।
शायद वो जवाब नहीं दे पाएंगे कि हम कर क्या सकते हैं। अब झाड़ू लगा नहीं सकते हैं क्योंकि भाई एमए पास है, एमए पास। लेकिन आपको पता नहीं है, अभी पुलिस में हम लोग वैकेंसी निकाले थे झाड़ू कस का, सिपाही के वैकेंसी में ग्रेजुएट और इंजीनियर लोग आया था। हाँ सर। 2017-18 की मैं बात बता रहा हूँ। कांस्टेबल की वैकेंसी में, जो सबसे लोएस्ट कैडर है हमारे यहाँ, उसकी वैकेंसी में टेक्नोक्रेट्स आ रहे हैं। ये आलम है। दरोगा में तो न जाने कितने आए थे आईटीएन और ये और वो। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि स्किल को डेवलप किया जाए। और अभी बहुत यूथ के पास प्रोफेशनल स्किल के लिए एवेन्यूज बढ़ गया है। आपको जरूरत है जानने का, और खास करके आप लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले को तो बहुत जरूरी है कि आप 6 ऑनवर्ड्स, 6ठा क्लास से ही बच्चों के दिमाग में एवेन्यूज दीजिए। बीए एमए करने का सपना मत दिखाइए। जब आप डीपली स्टडी कीजिएगा क्या चाइना इतना आगे क्यों बढ़ गया, हम लोग इतने पीछे क्यों रह गए, तो आज के 30 साल पहले चाइना में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था डेमोक्रेसी के लिए। पढ़िएगा, तिएननमेन स्क्वायर में। जी सर। बहुत सारे यूथ वहां पर मार दिए गए थे। टैंक चढ़ा दिया गया था चाइनीज। उस समय हम लोग स्टूडेंट थे, स्टूडेंट नहीं थे, तैयारी कर ही रहे थे हमको लगता है। ये डेंग जियापोंग के टाइम में हुआ था सर। डेंग जियापोंग का प्रीमियर था। तैयारी कर रहे थे जी। तो उस समय चाइना तुरंत रिफॉर्म किया अपने को कि यूथ को एसेट में बदला जाए, एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया। कहा कि नहीं, 10th के बाद किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो कि उनको रिसर्च नहीं करना है, लेक्चरर नहीं बनना है या कुछ और जॉब नहीं करना है, वो सब स्किल डेवलपमेंट करे। तो चाइना का यूथ स्किल्ड हो गया तो पूरी वर्ल्ड की फैक्ट्री वहां चली गई। आज चाइना चाइना हो गया, आज अमेरिका को टक्कर दे रहा है। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 30-35 साल में चाइना यहाँ पहुंचा। जी सर। कभी चाइना जाएंगे तो आप देखेंगे कि उसका संघाई कहां पहुंच गया ना। डेंग जियापोंग थे सर, चैट जीपीटी, हाँ, जो अमेरिका ने डेवलप किया एआई, यस, कितने करोड़ मिलियन डॉलर खर्च करके, और ये अभी जो डेवलप किया है चाइना, डीपसीक 49 करोड़ जी, क्या है ना। जी सर। और वो वहाँ का कंपनी को तबाह कर दिया अमेरिका के, और अमेरिका की कंपनी का शेयर पूरा डाउन हो गया। अमेरिका इतना हल्ला कर रहा था कि हम इतना करोड़ में एआई डेवलप किए, कर दिया तुरंत। तो मेरा कहना यह है कि हम लोगों को एसेट में बदलना है यूथ को। 6 ऑनवर्ड उसका दिमाग में दीजिए कि मैं तो अपने स्कूल में इंप्लीमेंट कर रहा हूं कि तुमको किस सब्जेक्ट में अच्छा लगता है। अभी सिस्टम जानते हैं क्या है, मैंने ये वो तो पॉडकास्ट तो समाप्त है ना, ये हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं। नहीं सर, अभी उसका कंक्लूजन नहीं। तो हम लोग ये एक बात कहना चाह रहे थे कि अभी जो सिस्टम है एजुकेशन का, कि 10th के बाद आप बच्चे का दिमाग में देखिए कि उसको साइंस नहीं मिला तो मजबूरी में कहां जाएगा, आर्ट्स या कॉमर्स में। क्या उस समय उसको इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आ जाता है? क्या आई एम लेस इंटेलिजेंट देन द साइंस स्टूडेंट? कॉलेज में आता है कि नहीं ये बात? कॉमर्स वाले क्या होना चाहिए ये? क्या सबको साइंस में इंटरेस्ट होना चाहिए? हो सकता है कि वो बच्चा आर्ट्स में बहुत तेज हो सकता है कि उसको इंग्लिश बहुत अच्छा आता हो सकता है हिस्ट्री बहुत अच्छा वो करता हो सकता है ज्योग्राफी में उसको बहुत इंटरेस्ट, इकोनॉमिक्स में उसको बहुत इंटरेस्ट है कि नहीं। लेकिन आप तो उसका टैलेंट को वहीं बाध्य कर दिए। पेरेंट्स भी कहा रहे तुमको तो साइंस ही नहीं मिला, आर्ट्स लेना पड़ा, कोई काम का तुम नहीं। तो हमें क्यों नहीं उस बच्चे का इंटरेस्ट 7th ऑनवर्ड्स 8th ऑनवर्ड्स देखना चाहिए कि अगर उसका इंग्लिश में बहुत अच्छा इंटरेस्ट है तो उसको साइंस के लिए हम लोग सोचे ही नहीं 10th के बाद। उसको गार्जियन और स्कूल का टीचर ही कहे कि यू शुड गो फॉर इंग्लिश ऑनर्स। अगर किसी का इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छा इंटरेस्ट है तो हमें टीचर बताए, गार्जियन को बताए कि इनको इकोनॉमिक्स पढ़ाइए, आप जरूरत ही नहीं है साइंस लेने का। मानते हैं ना? बिल्कुल। जिस दिन ये सिस्टम होगा और जिस दिन स्कूल सब्जेक्ट वाइज बच्चों को रिवार्ड देना शुरू कर देंगे, जैसे इंग्लिश में कोई टॉप किया उसको रिवार्ड दिया जाए, कोई मैथमेटिक्स में टॉप किया उसको रिवार्ड दिया जाए, लेकिन कोई हिंदी में भी टॉप किया उसको भी रिवार्ड दिया जाए, कोई इंग्लिश में टॉप किया उसको भी रिवार्ड दिया जाए। जिस समय ये सिस्टम लागू हो जाएगा समझिए कि स्टूडेंट में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। जी। कंपेयर होकर के हमको कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है,
कि मैथ नहीं आ रहा और जबरन हम मैथ पढ़े जा रहे हैं, जरूरत नहीं। तो जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, हो सकता है कोई बढ़िया लॉयर बनना चाहता है, बिल्कुल। लॉयर बने, उसको उसमें इंटरेस्ट है। जी सर। सर तो हम लोग पॉडकास्ट को कंक्लूड करते हैं सर। सर तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? 1932 के खतियान में उलझ कर रहे या उसके आगे का, उसके लिए क्या रास्ता होना चाहिए जो इतना उलझाया जा रहा है? युवाओं को तो मैं बिल्कुल ये कहूंगा कि 1932 का खतियान ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है। जी सर। और कितना दिन ही चलाते रहेंगे मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं तो ऐसे ही पॉलिटिक्स से संन्यास ले चुका हूँ। मुझे नहीं पता है कि यह एजेंडा कब तक चलेगा, लेकिन आप इसमें नहीं फंसे। 1932 के खतियान से कोई झारखंड में कोई ऐसा आमूलचूल परिवर्तन नहीं आने जा रहा है। न तो लागू हो जाने पर भी युवाओं के लाइफ में कोई परिवर्तन आएगा, और न तो आज के डेट में तो सोचिए तो रिजर्व कैटेगरी के लिए तो लागू ही है, बिना खतियान का उनका कास्ट सर्टिफिकेट बन रहा नहीं बन रहा है। तो क्या आमूलचूल परिवर्तन इस 24 साल में आ गया? हम लोग ऐसे सोचते हैं ना इन युवाओं का, क्या 24 साल के जो भी रिजर्व कैटेगरी के युवा हैं, क्या उन सबों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आ गया? अगर नहीं आया तो आगे आ जाएगा, ये कौन गारंटी दे सकता है? नहीं है सर। कोई इसमें फंसने की जरूरत नहीं है। झारखंड सरकार से आप ये डिमांड करें कि झारखंड के युवाओं को कैसे झारखंड में रिटेन कीजिएगा। हेमंत सरकार इसका प्लानिंग बताइए कि झारखंड के युवाओं का पलायन रुके, यहाँ की बच्चियां दिल्ली के घरों में जाके बर्तन नहीं धोएं, यहाँ के लोग कर्नाटक के खेतों में जाके मजदूरी नहीं करें, पंजाब में जाके मजदूरी नहीं करें, झारखंड में रिटेन हो, झारखंड में हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट डेवलप हो, झारखंड में काम करें। जी इसी के साथ जी सर, संतोष जी आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद सर। हमारे यहाँ पे आए, हम लोग इसको इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। और सर हम आप लोग को आपके लिए थोड़ा सा सम्मानित करना चाहते हैं सर, मोमेंटो और के द्वारा। चलिए सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई जो आप लोग 1 घंटे 17 मिनट से हमको झेल रहे हैं। सर सबके लिए बहुत यूजफुल रहा है सर सबको। हम सर आपको एक थोड़ा सा एक मोमेंटो द्वारा सम्मानित करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, ये भी आई हुई हैं। क्या देना है कि ये होगा कि नहीं होगा, तो थोड़ा मोटिवेट कर रहा है कि इसके अलावा Yes.